हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है एजुकेशन नॉलेज में। और आज डिस्कस करने वाले हैं बाल अवस्था। और बाल अवस्था दैट मीन्स ये हुआ ऐसे बच्चे जिसका एज क्या है 6 से लेकर 12 साल के जो बच्चे होते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। बाल अवस्था के बारे में पहले भी डिस्कशन हो चुका है, उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। या फिर हमारे चैनल को विजिट कीजिएगा तो वहाँ पर भी आपको वो भी सारे बाल अवस्था के बारे में जो वीडियो है वो देखने को मिलेगा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जब बच्चे के अंदर जब शारीरिक विकास होता है तो उसमें जो उसके माता पिता होते हैं उसकी क्या भूमिका होती है और उसके जो अध्यापक होते हैं उसकी क्या भूमिका होती है, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। और साथ में भी चर्चा करने वाले हैं कि बच्चे में जो नैतिक विकास की बात करते हैं तो उसमें जो माता पिता होते हैं उसकी क्या भूमिका होती है, जो अध्यापक होते हैं उसकी क्या भूमिका होती है। दैट मीन ये हुआ कि हम लोग यह बात करने वाले हैं शारीरिक विकास के अंतर्गत, अब बात करने वाले नैतिक विकास के अंतर्गत, जिसमें कि उसके माता पिता और उसके शिक्षक या अध्यापक की क्या रोल होता है, उन सभी के बारे में काफ़ी डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे चैनल पर फर्स्ट विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर करें। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं क्या शारीरिक विकास। अब शारीरिक विकास में क्या माता पिता की क्या भूमिका होती है इसके बारे में, कि जब बच्चे के अंदर जब शारीरिक विकास होते हैं तो उसमें जो उसके परिवार वाले होते हैं, उसके मम्मी पापा जो होते हैं, उसकी क्या क्या रोल होते हैं, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एक एक करके सारे पॉइंट को लोग समझते हैं। पॉइंट क्या है आपका कि जन्म उपरांत बालक के शारीरिक विकास पर भौतिक वातावरण का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, मतलब कि जन्म होने के बाद जब बच्चे का जब शारीरिक ग्रोथ की बात करते हैं तो उसका जो भौतिक वातावरण कहने मतलब ये हुआ कि जिस स्थान पर बच्चे रहते हैं तो वहाँ का जैसा इन्वायरमेंट होगा उसका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। माता पिता का दायित्व होता है कि घर की भौतिक दशा, जलवायु, प्रकाश, हवा सभी तत्वों को ध्यान में रखे जिससे कि बच्चे को शारीरिक विकास संतुलित और अपेक्षित रूप से हो सके। मतलब माता पिता का एक कर्तव्य होना चाहिए कि घर का जो भौतिक दशा का मतलब है कि आपका जो घर का जो इन्वायरमेंट है किस प्रकार का है, खुशहाल वाला इन्वायरमेंट है या थोड़ा सा क्या है बहुत झगड़ा वाला इन्वायरमेंट है, मतलब कैसा इन्वायरमेंट है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि जो माता पिता होते हैं उसको ध्यान रखना होता है कि जो घर का इन्वायरमेंट है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए, वहाँ की जलवायु, वहाँ का वेदर अच्छा होना चाहिए, प्रकाश होना चाहिए, हवा होना चाहिए, सभी विभिन्न तरह के तत्व होते हैं उसको ध्यान में रखना होता है, जिससे कि क्या हो कि सारे बच्चे का जो शारीरिक विकास हो रहा है वो जो शारीरिक विकास हो रहा है वो संतुलित रूप से होना चाहिए और एक सापेक्ष रूप से होना चाहिए कि जिस प्रकार से उसका विकास होना चाहिए उन सभी चीज़ों को हो सके उस एज के बच्चे के लिए। जो बच्चे शैशवावस्था और बाल अवस्था में अक्सर बीमार पड़े रहते हैं उसका शारीरिक विकास उचित रूप से नहीं हो पाता। ठीक है, अब कहने का मतलब ये है कि जो बच्चा शैशवावस्था या बाल अवस्था में होते हैं, अगर वो बच्चा किसी तरह से कोई बीमारी से अगर ग्रसित है, बहुत सारी बीमारी अगर उसके पास ग्रसित हो गए हैं, उसका कारण से क्या होता है कि उसका शारीरिक विकास जो है वो उचित रूप से नहीं हो पाता है, एक सिस्टमेटिक ढंग से उसका जो फिजिकल ग्रोथ है उसको देखने को नहीं मिलेगा। तो जो माता पिता होते हैं उसका कर्तव्य क्या होता है, उसका कर्तव्य ये होता है कि बच्चों को बीमारी से बचाएं। पहला चीज़, उचित समय पर टीके लगवाएं, जो टीका लगवाने की बात होती है ना उस एज में तो टीका लगवाएं, और उचित और पौष्टिक युक्त भोजन की व्यवस्था करें। मतलब उस एज में जो बच्चे होते हैं उस एज के बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए, है ना। मतलब जितने भी आप भोजन करवा रहे हैं वो भोजन अच्छे होने चाहिए, उसके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होना चाहिए, नहीं कि फास्ट फूड जैसा आप फूड खिला रहे हैं जैसे कि चाउमीन हो गया या समोसा हो गया, इस टाइप का जो खाना होता है बच्चे के लिए सही नहीं होता है। तो पौष्टिक आहार जो होते हैं उसको बच्चे को देना चाहिए। ठीक है, और संक्रमण से क्या होता है बचाएं, विभिन्न तरह का संक्रमण होता है उस संक्रमण से क्या होना बचाना चाहिए। आप बीमार पड़ने के लक्षण दिखाई पड़ने पर चिकित्सक की सेवा लें। ठीक है, अर्थात कि मान लीजिए कोई किस तरह का कोई बीमारी का लक्षण दिख रहा है उसका तुरंत जाके डॉक्टर से चेकअप करवाएं। ये सारे जो जिम्मेवारी, ये सारी कर्तव्य जो है किसका होता है, माता पिता का होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका कि बच्चों को मिलने वाला आहार उसके शारीरिक विकास को जन्म से पूर्व और जन्म के बाद विभिन्न अवस्थाओं में शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, अब बच्चे को जो आहार मिलता है, बच्चे को जो भोजन मिलता है वो भोजन जो है उसके शारीरिक विकास को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर सकता है। कब, जन्म से पहले, मतलब कि बच्चे जब गर्भावस्था में होते हैं तो उस स्थिति में भी, और बच्चे जब जन्म हो जाता है तो उस स्थिति से उस सिचुएशन में भी क्या होते हैं कि बच्चे का जो है शारीरिक विकास
हो सकता है, प्रभावित हो सकता है अगर पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा हो तब। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि संपूर्ण गर्भकाल में माँ के द्वारा ग्रहण किए गए संतुलित और पौष्टिक भोजन गर्भस्थ शिशु का शारीरिक विकास समान ढंग से करता है। ठीक है। हम बात करते हैं कि बच्चे जब गर्भ में होते हैं, है ना, माँ के गर्भ में होते हैं, तो उस समय जब माँ जो जिस प्रकार की भोजन करते हैं, अगर संतुलित आहार भोजन और पौष्टिक भोजन करते हैं तो बच्चे को वहीं से क्या होते हैं, उसको भोजन प्राप्त होता है। उसकी माँ जिस प्रकार के खाना खाएंगे उसी प्रकार से उसका बच्चा भी उसी प्रकार से क्या होते हैं, उस अन्न का प्रभाव देखने को मिलता है। तो वही बात कहा गया है कि जब बच्चा गर्भाशय में होते हैं या गर्भकाल में होते हैं तो उस सिचुएशन में भी, है ना, कि माँ को ऐसे उसके माँ को स्पेशल ये ध्यान रखना होता है कि वो जो खाना खा रहे हैं वो सारा क्या होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए और पौष्टिक खाना होना चाहिए, जिससे कि बच्चे जो है स्वस्थ रहे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जन्म के बाद, जब बच्चे का जन्म हो जाता है उसके बाद शिशु आहार पौष्टिक और संतुलित तत्वों से युक्त होता है, जो शिशु का शारीरिक विकास अच्छी तरह से होता है। शिशु को पौष्टिक और संतुलित आहार उपलब्ध कराना माता पिता का क्या होता है, कर्तव्य होता है। ठीक है। अब जन्म होने के बाद जब शिशु का जब पौष्टिक आहार की बात करते हैं, संतुलित तत्वयुक्त आहार की बात करते हैं, उसमें जो है बच्चे को का जो शारीरिक विकास है वो अच्छी तरह से हो पाएगा। तो ये सारे जो कर्तव्य होते हैं किसी का होते हैं, माता पिता का होते हैं, कि माता पिता ये चीज़ ध्यान रखें, है ना, कि जब बच्चे जन्म हो गए हैं तो उसका किस प्रकार से भोजन दिलाया जाए, किस प्रकार से संतुलित तत्व या भोजन दिया जा सके, जिससे कि बच्चे का शारीरिक विकास सही तरीके से हो सके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका कि बालक के शारीरिक विकास का माता पिता के स्वभाव से घनिष्ठ संबंध होता है। अर्थात ये हुआ कि हम देख सकते हैं कि जो बच्चे का जो शारीरिक विकास होता है, कहीं ना कहीं उसकी जो माँ होती है, उसका माँ का जो स्वभाव जिस प्रकार से देखने को मिलता है, वो जो स्वभाव है बच्चे के अंदर देखने को मिलता है। मतलब ये कह सकते हैं कि जो बच्चे का शारीरिक विकास होता है, कहीं ना कहीं उसके जो माँ होती है, माँ का जो स्वभाव होता है उससे बहुत ज़्यादा घनिष्ठ संबंध होता है। कि माँ बच्चे को जिस प्रकार की चीज़ें सिखाते हैं, जिस प्रकार की चीज़ों को बताते हैं, तो बच्चा वही सब चीज़ों को सीखता है। ठीक है। तो माँ का संबंध जो होता है बच्चे से काफ़ी घनिष्ठ होता है। इस कारण से क्या होता है कि शारीरिक विकास की बात करते हैं तो उस सिचुएशन में भी बच्चे का जो प्रभाव देखने को मिलता है वो माँ के द्वारा ही सारी चीज़ सीखता है और उसी से क्या होते हैं वो अपनी लाइफ को शुरुआत करता है। इस कारण से कहा जाता है कि शारीरिक विकास का जो प्रभाव है वो उसके माँ के स्वभाव से घनिष्ठ संबंध देखने को मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका कि माँ को सर्वदा पसंद और आशावादी के साथ रहना चाहिए ताकि गर्भस्थ शिशु का शारीरिक विकास उत्तम तरीके से हो सके। अब जब बच्चा गर्भ में होता है तो उस सिचुएशन में क्या होते हैं कि माँ को हमेशा क्या होना चाहिए, खुश रहना चाहिए, किसी प्रकार कोई टेंशन ना ले, है ना, हमेशा खुश रहे, हमेशा एक आशावादी के साथ में रहे, मतलब कि जो भी काम करे वो सही तरीके से करे, है ना, हमेशा खुश रहे, जो भी चीज़ कर रहे हैं वो खुशी से करे, है ना, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो बच्चे गर्भ में पल रहे हैं, है ना, उसका जो शारीरिक विकास है वो सही तरीके से हो सकेगा। ठीक है। अन्य अवस्थाओं में भी माता का क्रोध, चिंता, दुख रहना बालक के शारीरिक विकास को प्रभावित कर सकता है। अन्य अवस्था मतलब कि ऐसे और दूसरे भी स्टेज में जो है बच्चे अगर माँ का मालिक क्रोध हो गया, चिंता हो गया है, बहुत ज़्यादा दुखी हो रहते हैं, तो इसका जो प्रभाव है बालक के शारीरिक विकास पर देखने को मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है कि यदि माता पिता अपने बच्चे के स्वास्थ्य का संतुलित ध्यान नहीं रखते हैं अथवा वे अपने बच्चे को अत्यधिक कड़ी अनुशासन में रखते हैं तो बालक का शारीरिक विकास संतुलित रूप से नहीं हो पाता है। ठीक है। अगर बात करते हैं कि अगर कोई भी ऐसे माता पिता हैं जो अपने बच्चे के बारे में ज़्यादा केयर नहीं करते हैं, उसके हेल्थ के बारे में ज़्यादा केयर नहीं करते हैं, तो इससे क्या होता है कि बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो अच्छी तरह से नहीं हो पाता है। साथ में ये भी देखने को मिलता है कि जिस घर में बच्चे को बहुत ज़्यादा अनुशासन में रखा जाता है तो उसका जो परिणाम ये भी देखने को मिलता है कि उसका जो शारीरिक विकास है वो संतुलित रूप से नहीं हो पाता है। क्योंकि बच्चे को ज़्यादा अगर डिसिप्लिन में रखिएगा तो उससे क्या होता है बच्चे के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो होते हैं परिवर्तन देखने को मिलेंगे, है ना, उसके व्यवहार में परिवर्तन हो जाएंगे, उसके सोच में परिवर्तन हो जाएगा, उसका दृष्टिकोण बदल जाएगा। तो इस कारण से क्या होते हैं कि बच्चे में कहीं ना कहीं उसके शारीरिक विकास में वो प्रभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका कि बालकों को शारीरिक
दुर्घटनाओं से बचाना माता पिता का अहम कर्तव्य होता है कि हमेशा क्या हो कि उस एज के जो बच्चे हैं हमेशा ये ध्यान रखना होता है कि बच्चा किसी तरह से मैंने फिजिकल जो दुर्घटनाएं होती है ना, शारीरिक दुर्घटना होती है, उससे बचाव होना चाहिए। ये माता पिता का अहम कर्तव्य होता है कि बच्चे को हमेशा ध्यान रखे कि बच्चा कहाँ पे खेल रहा है, कहाँ पर जा रहा है। इन सभी का ध्यान रखने से क्या होते हैं कि बच्चे को अगर शारीरिक दुर्घटना होती है तो उससे बचाया जा सके। ठीक है, बच्चे को जोखिम भरे खेल, जैसे कि बहुत सारे ऐसा खेल होता है जो जोखिम भरे होते हैं, कार्यों से बच्चों को दूर रखना चाहिए। ऐसे खेलों या फिर कार्यों से बच्चे अपंग हो सकते हैं। मतलब कुछ ऐसे जो बहुत सारे खेल होते हैं इसमें क्या होता है कि बच्चे अगर उससे दूर नहीं रहते हैं, उस कारण से क्या होता है कि आने वाला समय में अगर बच्चे किसी कारणवश अगर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं तो उससे क्या होते हैं कि बच्चे को लाइफ टाइम उस चीज़ों को भुगतना पड़ता है। जैसे कि मान लो कोई बच्चा ऐसा है जो अपने से कम उम्र में ही बड़े लोगों के साथ में क्रिकेट खेल रहा है या फिर फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है, तो उस कारण से उसको चोट लगने की भी आशा होती है या शंका होती है कि चोट लग जाएगा। तो अगर चोट लग जाता है तो उस कारण से उसको प्रभाव भी हो सकता है कि बहुत लंबे समय तक देखने को मिलेगा। ठीक है, बच्चों की शारीरिक रचना और स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, आप बच्चे के अंदर जो शारीरिक रचना की बात करते हैं, उसके स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने की बात करते हैं, तो इसका कहने का अर्थ ये हुआ कि बच्चे का जो शारीरिक रचना मतलब कि उस एज के जो फिजिकल डेवलपमेंट की बात की जा रही है, तो जिस प्रकार से उसका ग्रोथ होना चाहिए, जिस सिस्टम से होना चाहिए वो भी हो, और उसका जो स्वभाव है उसका स्वभाव में भी क्या स्वरूप जो उसका है ना, उसका भी ज्ञान करना आवश्यक होता है कि बच्चे किस प्रकार से जो उसका फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि माता पिता को चाहिए कि बच्चों को नियमित दिनचर्या की परीक्षण दें। मतलब कि बच्चे को हमेशा बोल सकते हैं कि एक दिनचर्या जो होते हैं, डेली रूटीन जो होता है ना, इसके बारे में बच्चे को बताएं कि बच्चे किस प्रकार से सुबह उठ के क्या करना चाहिए, किस प्रकार से अपना होमवर्क करना चाहिए, किस प्रकार से अपने समय को यूज करना चाहिए, है ना, किस समय क्या क्या करना चाहिए, इस सभी बताने का जो कर्तव्य होता है उसके मम्मी पापा का होता है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना होता है कि बच्चे किस समय खाना खाएं, खेलें, सोएं इत्यादि जो भी शारीरिक कार्य कर रहे हैं, है ना, उन सभी को कार्य को करें जिससे कि बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट हो, वो जो शारीरिक विकास हो अच्छी तरह से हो सके। कि माता पिता को चाहिए कि बच्चों के स्वास्थ्य और संतुलित शारीरिक विकास के लिए उन्हें खेल और व्यायाम के समुचित अवसर प्रदान करें। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे बच्चे अभी के समय में ऐसे होते हैं जो बच्चे घर पे ही रहते हैं, गेम खेल रहे हैं, है ना, वीडियो गेम खेल रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है उसका फिजिकल ग्रोथ अच्छी तरह से नहीं हो रहा है। तो इस कारण से क्या होता है, माता पिता का एक कर्तव्य होता है कि बच्चे का जो स्वास्थ्य है उसका संतुलित शारीरिक विकास अगर करना चाहते हैं तो उसको थोड़ा सा क्या होगा खेलने के लिए भी बोलना चाहिए, है ना, बहुत सारा गेम है उस गेम को खेलने के लिए बोलना चाहिए जिसमें फिजिकल एक्टिविटी हो सके, है ना। व्यायाम करें मतलब है कि सुबह उठ के कम एक्सरसाइज करें, है ना, जिससे क्या होगा उसमें फिजिकल ग्रोथ हो अच्छी तरह से हो सके। ठीक है, बच्चे के विश्राम और निद्रा पर भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे कितने घंटा खेल रहा है, कितने घंटा सो रहा है, ठीक है, कितने घंटा वो अपने काम के लिए लगे हुए हैं। मतलब कि पूरी तरह से बोल सकते हैं कि एक गार्जियन का जो कर्तव्य होता है ना, कि वो हमेशा बच्चे के ऊपर ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे किस में क्या कर रहे हैं। अगर वो बच्चे के प्रति हमेशा ध्यान नहीं रखेंगे तो हो सकता है कि बच्चे को विभिन्न तरह की समस्या होगा और गार्जियन को पता भी नहीं चलेगा, जिस कारण से उसका फिजिकल डेवलपमेंट में परेशानी हो सकता है। जहाँ अगर फिजिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो अगर फिजिकल डेवलपमेंट अच्छी तरह से नहीं होती है तो वहाँ पे मेंटल डेवलपमेंट भी क्या होता है अच्छी तरह से नहीं हो पाता है। इसी कारण से कहा जाता है कि बच्चे जब बाल अवस्था या शैशव अवस्था में होते हैं तो इस सिचुएशन में जो उसके गार्जियन होते हैं उसको विशेष रूप से ध्यान रखना होता है कि बच्चे किस प्रकार से कहाँ पे अपना समय बिता रहे हैं, किस प्रकार से रह रहे हैं, खाना खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, जो एक्सरसाइज है वो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हर एक चीज़ का क्या होता है विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, जिससे क्या होगा कि एक अच्छा शारीरिक विकास देखने को आपको मिलेगा। अब वहीं बात करते हैं कि ठीक है जो मम्मी पापा का जो कर्तव्य है वो तो देख लिए, है ना। अब बात करते हैं कि मान लिया ठीक है जो आप शारीरिक विकास की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे जो अध्यापक होते हैं उसका क्या कर्तव्य होता है, उसका क्या रोल होता है ना। किस प्रकार से अध्यापक उस एज के बच्चे के लिए, है ना, डिसीजन लेंगे जिससे कि बच्चे का जो है अच्छी तरह से शारीरिक विकास हो सके, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए पॉइंट क्या है पहला कि उपयोगी कार्यों से बालकों को
नियमित दिनचर्या का महत्व समझाना आवश्यक होता है। तो टीचर का एक कर्तव्य होता है कि आपका डेली रूटीन में किस तरह की चीज़ों को लाना है, किस तरह से उसका यूज करना है, किस प्रकार के जो वर्क हैं उसके लिए अच्छा है, इन सभी के बारे में बच्चे को बताना चाहिए, बच्चे को समझाना चाहिए। ठीक है, ये काफ़ी आवश्यक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि शारीरिक विकास की दृष्टि से प्रत्येक बालक भिन्न भिन्न होते हैं। बिल्कुल सही है कि मान लीजिए का फिजिकल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, शारीरिक विकास की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो उसको प्रत्येक बालक का जो ग्रोथ होता है ना, कहीं ना कहीं आपको एक दूसरे से अलग देखने को मिलेगा। ठीक है, वो जो अलग देखने को मिलता है उसमें दो चीज़ें होती है, एक वंशानुक्रम होता है, एक उसका इन्वायरमेंट होता है। दो चीज़ें जो है उसको प्रभावित करता है। जो आप देखने को मिलेगा कि प्रत्येक बालक, उसी एज के बालक में आपका शारीरिक विकास के अंतर्गत विभिन्न तरह की चीज़ें देखने को मिलती है जो एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ठीक है, उनकी इस व्यक्तित्व विभिन्नता को अनुकूल कार्यक्रम में लाकर विकसित करना चाहिए। ठीक है, अब ऐसा बात है कि मान लें, ठीक है, विभिन्न तरह के बच्चे, भिन्न तरह के जो बालक होते हैं, प्रत्येक का बालक का शारीरिक विकास अलग तरीके से हो रहा है ना। तो उसमें ये चीज़ टीचर को ध्यान में रखना होता है कि प्रत्येक बालक का जिस प्रकार से उसका ग्रोथ हो रहा है उसी प्रकार से उसको विभिन्न तरह के कार्यक्रम करवाना चाहिए, विभिन्न तरह का एक इन्वायरमेंट देना चाहिए, है ना, जिससे कि प्रत्येक बालक जो है अच्छी तरह से उसका फिजिकल डेवलपमेंट किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कक्षा के बाहर, मतलब क्लास में या क्लास के बाहर ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन कराना चाहिए जिससे बालकों को शारीरिक शक्ति, चाल और विशुद्धियों को बढ़ाने का अवसर मिल सके। अर्थात ये है कि आप टीचर जो है उसका कर्तव्य होता है कि एक क्लास में या क्लास के बाहर बहुत सारी एक्टिविटी, बहुत सारे प्रोग्राम जो कराते हैं वो कराना चाहिए, जिससे कि क्या हो कि बच्चे के अंदर शारीरिक शक्ति का विकास हो, है ना, उसका जो कैपेसिटी है वो बढ़े। अब विभिन्न तरह की विशुद्धियाँ हैं उसमें भी कमी देखने को मिल सके। कि बालकों के लिए खेलकूद और व्यायाम की क्रियाओं का आयोजन कराना चाहिए। टीचर का एक कर्तव्य होता है कि बालकों को खेलकूद का जो समय होता है, जो पीरियड होता है, उसमें खेलकूद करवाएं, विभिन्न तरह के एक्सरसाइज के बारे में बताएं कि आप जब घर पे हो या जब बाहर में हो तो किस तरह के एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, इसके बारे में भी उसको बताना चाहिए। और स्कूल में भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम कराना चाहिए जिससे कि बच्चे का जो खेलकूद, जैसे कि क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन हो गया, फुटबॉल हो गया, विभिन्न तरह के जो एक्सरसाइज है उस तरह का एक्सरसाइज करवाना चाहिए जिससे कि बच्चे उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, जिससे कि उसका फिजिकल डेवलपमेंट अच्छी तरह से किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है बालकों को यह सिखाना आवश्यक है कि वे किस प्रकार स्वस्थ रह सके और अपने स्वास्थ्य के स्तर को उच्च बना सकते हैं। ठीक है, कहने का अर्थ ये है कि बच्चे को फिजिकल नॉलेज के बारे में, फिजिकल डेवलपमेंट नॉलेज के बारे में भी बताना चाहिए कि बच्चे अपने शारीरिक विकास में अपने आप को किस प्रकार से हेल्दी रख सकता है। ठीक है, उसके लिए एक अलग से जो स्टडी वाला बुक आती है ना, कि किस प्रकार से अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं, फिजिकली फिट रख सकते हैं, उन सभी के बारे में भी ज्ञान देना चाहिए, है ना। और किस प्रकार के पौष्टिक आहार लेने चाहिए, इन सभी के बारे में भी बच्चे को बताना चाहिए, जिससे कि वो अपने से, है ना, खुद से, है ना, अपने आप को स्वस्थ रख सके और स्वास्थ्य का जो स्तर है ना, हेल्थ का जो लेवल है उसको भी बढ़ा सके, जो अपनी तरह से उस एज के बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है बालकों को संतुलित आहार, शुद्ध जल, वायु, प्रकाश एवं व्यायाम संबंधी नियमों का ज्ञान देना चाहिए। ठीक है, बच्चे को सिखाना चाहिए कि संतुलित आहार क्या होते हैं, संतुलित आहार के अंतर्गत कौन कौन पौष्टिक तत्व आते हैं इसके बारे में, शुद्ध जल के बारे में बताना चाहिए, वायु के बारे में बताना चाहिए, प्रकाश और व्यायाम के बारे में संबंधित विभिन्न तरह के जो नियम होते हैं उसमें उसको ज्ञान देना चाहिए कि हाँ, आप जहाँ रहते हैं वहाँ का जलवायु, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है कैसा होना चाहिए। ठीक है, वहाँ पर जो पानी पीते हैं वो पानी, शुद्ध जल किसे कहते हैं इसके बारे में बताना चाहिए, शुद्ध जल का सेवन से क्या होता है इसके बारे में बताना चाहिए, आपका जो ऑक्सीजन लेवल किस प्रकार से बढ़ा हुआ है, बढ़ाने के क्या तरीके हो सकते हैं, है ना, जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ स्वस्थ ऑक्सीजन एवं स्वस्थ वायु है या नहीं, इस चीज़ के सभी बारे में बच्चे को बताना चाहिए, जिससे कि क्या होगा, बच्चे अपने आप में ये फिट रखने का तरीके को समझ पाएगा, किस प्रकार से एक्सरसाइज करना चाहिए, किस प्रकार से अपने आप को फिट रखें, इन सभी के बारे में भी बच्चे को
नियमित रूप से उसको ज्ञान देना चाहिए। वहीं नेक्स्ट बात करते हैं, क्या विद्यार्थियों को दुर्घटनाओं एवं विभिन्न बीमारियों के कारण एवं उनसे बचने के विषय में बताना चाहिए। अभी का एज ऐसा है कि जो बच्चे होते हैं, जो 6 से 12 साल के जो बच्चे होते हैं, है ना, वो धीरे धीरे क्या होते हैं, सामाजिक होते चले जाते हैं, समाज में होने स्टार्ट हो जाते हैं। इस कारण से क्या होता है कि बच्चे में बहुत सारी नादानियाँ होती है, बहुत सारी बचपना होते हैं, जिस कारण से हो सकता है कि वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, या फिर बोल सकते हैं कुछ बीमारी से भी वो ग्रसित हो जाए। तो इन सभी से बचने के लिए, है ना, टीचर का एक कर्तव्य होता है कि आप किस प्रकार से अपने आप को सेफ रखें, इन सभी के बारे में भी बच्चे को बताने चाहिए। ठीक है। अध्यापक का कर्तव्य क्या होता है कि वे उन दोषों से विद्यालय स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सकों को अवगत कराएं जिनके लक्षण बालकों में विकसित होने की संभावना है। मतलब कि एक टीचर का एक कर्तव्य होता है कि जो बच्चे मान ली कि हो सकता है किसी कारण से बस अगर बीमार रहने का जो लक्षण देखने को मिलता है ना, तो विद्यालय में जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, जो चिकित्सक होते हैं, उससे अवगत कराया कि हाँ ये बच्चे में इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल रही है ना, तो उसका उपाय किया जा सके, उसका जो इलाज हो सके और उसका जो बालक का जो शारीरिक विकास है उसी तरीके से किया जा सके, इसके बारे में भी जो अध्यापक है उसका कर्तव्य बनता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो विद्यार्थी सुस्त होते हैं, है ना, फुर्तीले से वंचित होते हैं या उदासी होते हैं, है ना, जो खेलकूद या फिर व्यायाम में भाग लेने से कतराते हैं या फिर चूकते हैं, उनके जो अभिभावक होते हैं, उसके जो मम्मी पापा होते हैं, उससे मिलकर समस्या की जानकारी देनी चाहिए कि आपके जो बच्चे हैं, है ना, बहुत ज़्यादा सुस्त है, बहुत ज़्यादा उदास है, किसी प्रकार का एक्सरसाइज करने से भागते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, बहुत सारा खेल कूद वो करवाते हैं तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जिससे क्या हो कि उसकी जो समस्या है, उस समस्या को पहचाना जा सके कि उसकी समस्या क्या है। ठीक है। तो उसके जो पेरेंट्स है, उस पेरेंट्स से मिलके इन सभी के बारे में जिक्र करें और उसके समस्या का समाधान करने की कोशिश करें। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि नैतिक विकास। बच्चे के जो नैतिक विकास होते हैं उसमें उसके माता पिता का क्या रोल होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो आइए एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला पॉइंट क्या है आपका कि नैतिक विकास घर परिवार से आरंभ होता है। बिल्कुल सही बात है कि जो बच्चे का जो नैतिक विकास की बात करते हैं, मॉरल डेवलपमेंट की बात करते हैं, वो घर से ही होता है। घर से में ही अपने मम्मी पापा से, अपने भाई बहन से, है ना, उसके मॉरल डेवलपमेंट के बारे में सीखता है कि किस प्रकार से लोगों से मिलना है, किस प्रकार से बात करना है ना, उसके जो संस्कार है वो संस्कार उसके परिवार से ही मिलता है। तो इसका जो शुरुआत होता है वो बोल सकते हैं कि घर या परिवार से ही शुरू होता है। ठीक है। बालक के माता पिता स्वयं नैतिक रूप से संस्कारी होंगे तो उसका जो प्रभाव निश्चित रूप से क्या होगा, उसके पारिवारिक वातावरण पर पड़ेगा। ठीक है। अब ये भी बात है कि बालक के जैसे माता पिता होते हैं, है ना, और वो संस्कारी हैं, वो नैतिक रूप से क्या है कि बहुत ज़्यादा संस्कारी हैं, हर एक चीज़ को केयर करते हैं, है ना, किस प्रकार से सोसाइटी में रहना है, किस प्रकार से घर में रहना है, तो वो सारी चीज़ों को बच्चे देखते हैं कि मेरे मम्मी पापा किस प्रकार से अपने आप को रखते हैं, किस प्रकार से बात करते हैं, लोगों से बात करते हैं, सोसाइटी में जाने के बाद किस प्रकार से बात करते हैं, है ना, इन सभी चीज़ों का करता है कि बच्चे उसको जज करता है। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर उसके मम्मी पापा अगर संस्कारी हैं, दैट मीन्स निश्चित रूप से कह सकते हैं कि उसका जो घर का जो वातावरण है वो भी क्या होगा, संस्कारी होगा, वो भी बहुत ज़्यादा मतलब बोल के अच्छा वातावरण होगा। जो बच्चे उस अवस्था में रहेंगे तो उस अवस्था के बच्चे का भी नैतिक विकास जो होता है वो अच्छी तरह से हो पाएगा। ठीक है। तो ऐसे वातावरण में बच्चे का जो नैतिक विकास होता है वो अच्छी तरह से हो पाता है, उसका जो मॉरल डेवलपमेंट की बात करते हैं वो अच्छी तरह से हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि बच्चों की मूल प्रवृत्तियों का समाजीकरण गिरह में रहकर ही होता है। ठीक है। माता पिता से बालक को स्नेह, दया, सहयोग, सहानुभूति, ममता, त्याग, बलिदान आदि को सीख प्राप्त होती है। ठीक है। तब बच्चे जो हैं उसका जो मूल प्रवृत्ति जो है, उसका जो समाजीकरण करने का जो मूल प्रवृत्ति है वो घर से ही सीखता है। घर में वो देखता है अपनी मम्मी पापा को किस प्रकार से मम्मी पापा कोई भी चीज़ को करते हैं, है ना, मम्मी पापा से ही क्या होते हैं, उसको प्रेम होता है, स्नेह मिलता है, प्यार मिलता है, दया मिलता है, सहयोग भी मिलता है, सहानुभूति मिलता है। मान लो कोई अच्छे काम करते हैं तो सहानुभूति मिलती है, माँ का ममता मिलता है ना, किस प्रकार से त्याग करना चाहिए कोई चीज़ का, इसके बारे में सीखता है, किस प्रकार से
किसी चीज़ का बलिदान देना है, इन सभी के बारे में वो सीखता है। तो कहाँ सीखता है? घर में ही रख के सीखता है। नेक्स्ट कर बात करते हैं क्या कि जीवन की सरलता, सहजता और समग्रता का पाठ माता पिता को ही पढ़ाना होता है। मतलब माता पिता को ये बताना होता है बच्चे को कि जीवन की सरलता क्या होती है। सरलता करने मतलब है कि जीवन किस प्रकार से जीना है, ज़िंदगी किस प्रकार से जिया जाता है, ज़िंदगी में किस प्रकार से अपने लाइफ को, अपने लक्ष्य जो है उसका निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है, किस तरह से लोगों के साथ में उठना बैठना होता है। इन सभी चीज़ों का जो ज्ञान होता है वो मम्मी पापा ही क्या होते हैं अपने बच्चे को देते हैं। ठीक है, अपने बच्चों को उचित अनुचित के बारे में अंतर करना सिखाते हैं। ठीक है, न्याय अन्याय के बारे में समझाते हैं, इत्यादि के बारे में क्या होते हैं कि जो शिक्षा होता है वो माता पिता ही देते हैं। कि माता पिता ही सारी चीज़ को बताते हैं कि किस प्रकार से कोई चीज़ अनुचित है, कोई चीज़ उचित है, मतलब कौन सी चीज़ें सही है, कौन सी गलत है, इन सभी के बारे में जानते हैं। ठीक है, अंतर करना सीखते हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत है। न्याय अन्याय के बारे में समझने की जो कैपेसिटी है वो मम्मी पापा ही क्या करते हैं बच्चे को सिखाते हैं कि ये गलत है, ये सही है ना, ये उचित है, अनुचित है। तो इस सभी का जो ज्ञान होता है ना, वो घर में ही उसके मम्मी पापा जो होते हैं अपने बच्चे को देते हैं। ठीक है, माता पिता का सुंदरमय व्यवहार बच्चे के नैतिक विकास का प्रेरक होता है। मतलब ये होता है कि बच्चे अगर अपने माने कि अगर जो मम्मी पापा जो होते हैं अपने बच्चे के साथ में अगर अच्छा व्यवहार करते हैं, है ना, तो स्वाभाविक बात है कि उस बच्चे का जो नैतिक विकास होगा, है ना कहीं उसे मोटिवेशन की तरह काम करता है। अगर कठोर व्यवहार करते हैं जिस कारण से भी क्या होता है कि बच्चे का जो नैतिक विकास होता है वो प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलेगा। अब देखते हैं कि जिस घर का जो इन्वायरमेंट है अगर अच्छा नहीं है, ठीक है, वहाँ पे हमेशा झगड़ा वाला माहौल बना हुआ रहता है, एक दूसरे को हमेशा 10 तरह की बातें सुनाते रहते हैं, तो उस कारण से क्या होता है कि बच्चे का जो नैतिक विकास होता है उसी तरीके से नहीं होता है। बच्चे उसी चीज़ को सीखते हैं और अब उसी चीज़ को सीखने के बाद क्या होता है उसका जो प्रभाव है समाज में, परिवार में, है ना, या अन्य लोगों में देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हर एक पॉइंट को काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक भी करें, है ना, और ये वीडियो आपके लिए अगर ज़्यादा हेल्पफुल है तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे क्या हो कि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आपके लिए हेल्पफुल हो सकेगा। ये वीडियो आपका बीएड और डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप सीटेट का भी तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो कम से कम एक लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्या होगा कि जब भी वीडियो अपलोड होगा तब नोटिफिकेशन में शो होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका कि बच्चों के नैतिक विकास में मित्र साथी का जो महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ठीक है, बच्चों के नैतिक अभिवृद्धि की बात करते हैं, आस्थाएँ की बात करते हैं, रुचियाँ बात करते हैं, मनोभाव की बात कर रहे हैं, आदत या चरित्र पर जो मित्र और संगीत साथी का जो प्रभाव होता है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, आप नैतिक विकास की बात कर रहे हैं, बच्चे के नैतिक विकास की बात कर रहे हैं, तो उसमें उसके जो एज के जो बच्चे होते हैं उसके दोस्त भी बनते हैं, तो उसके जो दोस्त इस प्रकार के बिहेव करेंगे उसी चीज़ों को क्या होते हैं दूसरे बच्चे भी सीखते हैं। तो ये कह सकते हैं कि अगर नैतिक विकास की बात कर रहे हैं तो उस एज के जो बच्चे होते हैं, जो दोस्त होते हैं, उसका जो प्रभाव वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो जिस प्रकार के उसके अपने साथी होंगे उसी प्रकार के उसके बच्चे के अंदर क्या होती है उसके मनोभाव, उसकी रुचि, है ना, उसकी आस्था और उसके आदर चरित्र का भी निर्माण उसी प्रकार से बनता है। तो ये हम कह सकते हैं कि बच्चे का जो फ्रेंडशिप होता है, बच्चे के जो फ्रेंड बनते हैं, है ना, वो कहीं ना कहीं क्या होता है कि आपका नैतिक विकास जो होता है उसको प्रभावित करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सचेत और सतर्क माता पिता साथियों के दबाव से अपने बच्चों को सुरक्षित रखते हैं। ठीक है, अब बात ऐसा है कि उस एक जो बच्चे होते हैं साथी के दबाव, हम लोग पीयर प्रेशर के बारे में पढ़े हुए हैं एडोलेशन पीरियड में, उसका जो वीडियो अपलोड हो चुका है कि पीयर प्रेशर क्या होता है, जिसमें जो बच्चे जिस एज के बच्चे होते हैं उस एज में अपना दोस्त बनाता है, अपना ग्रुप सर्कल होता है, तो वहाँ पे जो ग्रुप वाले जो बोलते हैं उस चीज़ को करना होता है। अगर आपका मन नहीं है उस कारण से भी क्या होते हैं कि बच्चे को उस ग्रुप में रहना होता है, तो उसके अनुसार ही वो सारे कार्य को वो करते हैं। तो इसमें एक कर्तव्य होता है कि माता पिता का एक कर्तव्य होता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो बच्चे कहीं ऐसा ना हो कि किसी साथी के दबाव में आके गलत चीज़ों को ना कर बैठे। ठीक
ठीक है। इस चीज़ का भी क्या होता है कि हमेशा क्या होते हैं कि सचेत रहते हैं और हमेशा सतर्क रहते हैं कि मेरे जो बच्चे हैं, है ना, वो सही दोस्तों, सही उसका ग्रुप सर्कल बने, उसके सही दोस्त बने, जिससे कि उसका जो किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न ना हो। कि माता पिता बालक को अपने जीवन में नैतिक मूल्यों का पालन करना सिखाते हैं। वह अपने किसी भी परफॉर्मेंस से डरते नहीं है, क्योंकि वह जानते हैं कि परफॉर्मेंस नियमों के विरुद्ध नहीं है। अतः वह किसी भी समस्याओं पर स्वतंत्रतापूर्वक अपने विचार रख सकते हैं। तो जो माता पिता है वो क्या करते हैं कि बच्चे को एक नैतिक मूल्य का पालन करने के लिए सिखाते हैं और किस प्रकार से अपने जीवन में विभिन्न तरह के परफॉर्मेंस को करना चाहिए इसके बारे में सिखाते हैं। उससे डरने से किसी भी तरह का कोई उसका सलूशन नहीं हो सकता है ना। बच्चे को किसी भी तरह का समस्याओं का समाधान करने के लिए सिखाते हैं, जिससे क्या होगा कि विभिन्न तरह के चीज़ों को सीखेगा और स्वतंत्र रूप से किसी भी समस्या को अच्छी तरह से समाधान कर सकेगा, उस पर विचार अपना रख सकेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर आते हैं कि जो मम्मी पापा जो होते हैं, जो माता पिता होते हैं, जिस धर्म में वो आस्था रखते हैं उसका बालक के नैतिक विकास का प्रभाव पड़ता है, जो अस्थायी होता है। ठीक है, आप बच्चे जिस धर्म में हैं, जिस धर्म मतलब कि जैसे कोई बच्चा हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, ईसाई है, तो जिस धर्म में उसके मम्मी पापा जो है आस्था रखते हैं वही बच्चा उस धर्म में ही आस्था रखता है। इस कारण से क्या होता है कि उसका जो नैतिक विकास है वो भी प्रभावित देखने को मिलता है। अर्थात कि जिस धर्म के जो बच्चे होते हैं उसी प्रकार से उसका नैतिक विकास भी होता है, जो उसका अस्थायी होता है, वो जन्मजात, मतलब कि वो आपको लाइफ टाइम तक उसको देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि खाली समय में बालक किसी प्रकार का अपना समय व्यतीत करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि खाली समय में बालक किस प्रकार अपना समय व्यतीत करता है, इस पर भी उसका नैतिक व्यवहार निर्धारित होता है। मतलब कि बच्चे अपने खाली समय को किस प्रकार से यूटिलाइज करते हैं, किस प्रकार से उसको व्यतीत कर रहे हैं, है ना, तो उस पर भी क्या होते हैं कि उसका जो नैतिक व्यवहार है वो निर्धारित होता है। बालक को पढ़ने के लिए अच्छा साहित्य, खेलने के लिए रचनात्मक उपकरण या सामग्री या मनोरंजन करने के लिए उचित साधन या उपलब्ध करा के माता पिता बच्चों के नैतिक विकास में अपनी सफल भूमिका निभा सकते हैं। ठीक है, अब बात की जाती है कि जब बच्चे खालीपन में होते हैं, जब बच्चे खाली होते हैं, है ना, खाली समय में किस प्रकार से उसका यूज़ करते हैं। तो यूज़ करने के लिए जब उसके मम्मी पापा होते हैं, अगर सही समय पर बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छा साहित्य की बात की जाती है या फिर एक रचनात्मक उपकरण की बात की जाती है, सामग्री की बात की जाती है, ठीक है, मनोरंजन करने के लिए एक साधन को उपलब्ध कराना चाहिए। इस सभी का जो कर्तव्य होता है वो मम्मी पापा का होता है कि किस प्रकार से हम बच्चे को खाली समय में इंगेज कर सकें, है ना, जिससे कि उसका जो फिजिकल और मेंटल ग्रोथ अच्छी तरह से हो सके। ठीक है, अब वहीं बात करते हैं क्या कि नैतिक विकास की बात की जा रही है ना, बच्चे के नैतिक विकास की बात की जा रही है, उसमें अध्यापक का क्या रोल होता है, अध्यापक किस प्रकार से अपना भूमिका निभाते हैं जब बच्चे के नैतिक विकास की बात आती है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। इसमें पॉइंट क्या है कि बालक अपने अध्यापक का अनुकरण और अनुसरण करता है। ठीक है, तब एक चीज़ हम लोग देखते हैं कि जब बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ पे बहुत सारे टीचर होते हैं, है ना, तो बहुत सारे टीचर में से कुछ ऐसे टीचर होते हैं जो उसका अनुकरण करते हैं। ठीक है, वो जिस प्रकार का बात करते हैं, जिस प्रकार का उनका व्यवहार होता है ना, उन चीज़ों को वो सीखता है, उसका अनुकरण करता है। तो अपने विद्यार्थियों की उपस्थिति में अध्यापक जैसा आचरण करता है, मतलब जैसा उसका व्यवहार होता है, प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से विद्यार्थी उसे आत्मसात करता है। मतलब कि ये हुआ कि जब बच्चा कोई टीचर के संपर्क में आता है, टीचर का जिस प्रकार का बिहेव होता है ना, उसी प्रकार से उस बच्चे के साथ में देखने को मिलता है कि बच्चा भी क्या होता है टीचर के जैसा ही उसका बिहेव में क्या होता है देखने को मिलता है। जो प्रत्यक्ष अप्रोच मतलब कहने होता है कि या तो सामने देखने को मिलेगा, है ना, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो हिडन होते हैं उस चीज़ों को भी क्या होता है सीखने की कोशिश करता है ना, और उन सभी चीज़ों को अपनाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है कि अध्यापकों को अपने विद्यालयों के सामने नैतिक आदर्शों को प्रस्तुत करने चाहिए और उन्हें प्राप्त करने के तरीके बताने चाहिए। ठीक है, अध्यापकों का कर्तव्य होता है, क्या कर्तव्य होता है कि अपने जो विद्यार्थी होते हैं उसके सामने नैतिक आदर्शों को प्रस्तुत करना चाहिए कि किस प्रकार से नैतिक आदर्श
के अनुसार क्या होना चाहिए, उस सभी के बारे में बताना चाहिए, है ना। और उसके तरीके किस प्रकार से, उसको किस प्रकार से अपनाया जा सके, किस प्रकार से उसका यूज करना चाहिए, इन सभी का जो ज्ञान है वो अध्यापक ही देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि अध्यापक को ये ऐसा कर्तव्य होता है कि बालक के अंदर, है ना, सत्य, अहिंसा, सहयोग, ईमानदारी, आज्ञाकारी, न्याय, समाज सेवा जैसा जो है भाव पैदा हो, है ना। उसके अंदर इस प्रकार के मनोभाव या आदत या फिर नैतिक अभिवृत्ति का विकास हो, जिस कारण से क्या हो कि आप स्कूल में विभिन्न तरह के कार्यक्रम करवाएं, जैसे कि सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गया, धार्मिक या राष्ट्रीय उत्साह जैसे कार्यक्रम अगर आयोजित करते हैं तो इस कारण से क्या होते हैं कि बच्चे के अंदर, है ना, क्या होते हैं कि उस तरह का भाव उत्पन्न होता है और उसका जो आपका नैतिक मूल है उसका विकास सही तरीके से होता है। इसी में नेक्स्ट पॉइंट ये भी आता है कि बालक का जो मूल प्रवृत्ति है तो ये उसके जो दमन नहीं करना चाहिए। मूल प्रवृत्ति के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें होती है जो उसका अगर आप दमन करते हैं, इस कारण से क्या होता है कि बच्चे के व्यवहार में काफ़ी सारा नेगेटिव भावना भी देखने को मिलता है। तो उसको एक उचित वातावरण दे, है ना, जिस कारण से उसका जो व्यवहार है समाज के लिए अनुकूलित बना रहे। ठीक है, कि बालक के संवेगात्मक विकास का अध्ययन करके उनका उचित मार्ग निर्देशन करना चाहिए। ठीक है, अब बालक का जो इमोशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं उसका अध्ययन कीजिए, किस प्रकार से उसका इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है, उसका संवेगात्मक विकास किस प्रकार से हो रहा है। अगर आपको पहले से अगर पता होगा तो क्या होगा कि आप उसको उचित रूप से एक सही डायरेक्शन आप उसको गाइड कर सकते हैं कि ठीक है आप जिस प्रकार से कर रहे हो या सही है गलत है, इस चीज़ को सही तरीके से आप उसको मूल्यांकन करने के बाद बता सकोगे। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में भी क्या होता है कि टीचर को पता होना चाहिए कि उसका संवेग में किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है, किस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही है। अगर परिवर्तन अच्छी है तो अच्छी बात है, अगर नेगेटिव है तो उसमें सुधार किया जाना चाहिए। ठीक है, नैतिकता की शिक्षा नियमित रूप से देनी चाहिए। मतलब कहने मतलब यह है कि विद्यार्थियों को जो नैतिकता की शिक्षा होती है वो हमेशा देनी चाहिए, जिससे कि बच्चे के अंदर जो नैतिक मूल्य का है विकास सही तरीके से हो सके, है ना। बालकों को अच्छे गुणों या कार्यों का अनुकरण करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, आत्मनिर्देश की क्षमता जागृत करनी चाहिए, जिससे कि बच्चे के अंदर, है ना, ये भाव रहे कि हम किस प्रकार से लोगों के साथ में, समाज के साथ में, है ना, अपने मम्मी पापा के साथ में, किसी के साथ में किस प्रकार से अपने आप को सही तरीके से रख सके, है ना, किस प्रकार से अपना एक वैल्यू बना सके, इन सभी को भी जानकारी देनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अध्यापक जो है बालकों के बहुमुखी क्षमता का विकास करने के लिए उसके नैतिक विकास की ओर उन्मुख कर सकता है, जिससे क्या होगा कि उसके जो मूर्त और अमूर्त जो विभिन्न तरह का चीज़ें जो है देखने को मिलता है। जो बहुमुखी अगर क्षमता का विकास करते हैं बच्चे के अंदर तो कहीं ना कहीं उसके नैतिक विकास में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि बच्चों के सामने महान लोगों का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। जैसे कि बहुत से ऐसे महान लोग हैं, उसके उदाहरण उसके बारे में बताएं, उसकी जीवनी के बारे में बताएं कि किस प्रकार से अपने ज़िंदगी में, है ना, वो आगे बढ़े, किस प्रकार से समाज के लिए अच्छा काम किए, किस प्रकार से अपने लिए, है ना, अपने लोगों के लिए अच्छा काम किए, इसके बारे में बच्चों को बताएं, जिस कारण से क्या उसका नैतिक विकास जो है वो अच्छा तरीके से हो पाएगा। महापुरुषों की जीवनी को पढ़ाने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना चाहिए कि विभिन्न तरह के महापुरुषों का जो जीवनी होता है उसको पढ़ने के लिए क्या है कि विद्यार्थी को आप मोटिवेट करते हैं। इस कारण से क्या होता है उसका जो मौलिक विकास है, जो उसका नैतिक विकास है ना, मॉरल डेवलपमेंट की बात करते हैं, वो सही तरीके से हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि नैतिक समस्याओं पर परिचर्चा आयोजित करना लाभप्रद होता है। मतलब कि ये है कि हम जब स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटी करवाते हैं, बहुत सारे आयोजन करवाते हैं, उसमें नैतिक विकास से संबंधित या नैतिक समस्याओं से संबंधित क्या परिचर्चा भी होनी चाहिए। ठीक है, जिससे भी क्या होगा कि बच्चे के अंदर विभिन्न तरह के जो क्वारी, विभिन्न तरह के उसके सोचने के जो तरीके होते हैं, बहुत सारे प्रश्न उसके मन में होते हैं, उन सभी का उत्तर वो प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, बच्चों के नैतिक विकास के लिए सामूहिक प्रार्थना, है ना, प्रातःकालीन वंदना, उद्यत चरित्रवान लोगों की बातें, है ना, वातावरण, वर्तमान में कार्यरत विद्वानों की वार्ता नैतिक विकास में सहायता होती है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों का मान लीजिए बच्चे के अंदर मान लीजिए आप डेवलप करते हैं तो उसका जो नैतिक विकास है वो बच्चे के अंदर देखने को मिलेगा। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करें और एक लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि बीएड या डीएलएड का या फिर बोलते सीट का तैयारी कर रहे हैं तो उसको भी हेल्प मिल सके।